ठीक है। हाँ प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 के लिए इतिहास में पहला चैप्टर कब, कहाँ और कैसे, कब, कहाँ और कैसे का अध्ययन कराएंगे। कैसे प्यारे बच्चों, इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन है और इसमें जब तक हम किसी भी घटनाओं के बारे में या युद्धों के बारे में जब तक क्यों, कहाँ, कब, कैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक जो निचोड़ है वो निकल कर नहीं आता है। इसलिए इतिहास के विद्यार्थी के लिए जानना आवश्यक है कि इतिहास का जो क्रम है एक पुनरावृत्ति के रूप में होता है। इतिहास अतीत की घटनाओं के आधार से वर्तमान और भविष्य की घटनाओं के अध्ययन में हमें एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करता है। इतिहास में ज़्यादातर युद्धों के बारे में कि कब युद्ध हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो ये चीज़ का जानना आवश्यक है उसकी घटनाओं के बारे में। उसी प्रकार से एक स्कॉटलैंड के दार्शनिक एक अर्थशास्त्री हुए जेम्स मिल, जिन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। यानी इतिहास के 3 पार्ट बनाए उन्होंने। एक प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल। अब इसके कालक्रम के अनुसार जो प्राचीन काल है उसमें प्रारंभ से 1206 तक का ईस्वी 1206 ईस्वी तक वर्णन किया गया, जो प्राचीन काल को जो माना जाता है। और मध्यकाल जो है 1206 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। आधुनिक काल 1707 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक माना जाता है। अब कक्षा 8 के अंतर्गत जो 8वीं की जो बुक में है वो आधुनिक काल है। यानी हम 1707 से वर्णन करेंगे। तो इस प्रकार से इसके स्रोत क्या है, रिसोर्स क्या है, आधुनिक काल का रिसोर्स क्या है कि ये घटनाएं कैसे घटित हुई, तो इसकी जानकारी इतिहासकार, पुरातत्वविद वो किस प्रकार प्राप्त करते हैं। आधुनिक काल में सिक्के, चित्र, गुफाएं, पांडुलिपि, संस्मरण, आदि के आधार से उस काल के राजा, उसके प्रशासन, उसकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उस काल के अंतर्गत कौन कौन से यात्री ग्रंथ लिखे उन्होंने,
कौन कौन से सिक्के, सिक्कों की क्या क्वालिटी थी, क्वालिटी के आधार पर उसकी आर्थिक व्यवस्था को जाना जा सकता है। क्योंकि सिक्के सोने के हैं या चांदी के हैं या तांबे के हैं, तो इससे उस काल की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इतिहास के अंतर्गत कालक्रम घटनाओं का एक महत्वपूर्ण महत्व है। आधुनिक काल में 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य धराशायी हो गया था, मुग़ल साम्राज्य का डिक्लाइन हो गया था, पतन हो गया था। और इस प्रकार से केंद्रीय जो सत्ता थी वो मुग़ल काल से निकलकर एक क्षेत्रीय रूप में बट गई थी। यानी अलग अलग क्षेत्र जो थे वो डिवाइड हो गए थे और वो अलग अलग उनकी सत्ता स्थापित होने लगी। जैसे मुग़ल काल के पतन के बाद जो क्षेत्रीय सत्ता जो विघटित हुई, यानी क्षेत्रीय सत्ता अलग अलग भागों में जो हुई, उसके लिए जो उस अंतिम जो मुग़ल साम्राज्य के बाद जो उत्तराधिकारी हुए वो कमज़ोर हुए। तो यहाँ से केंद्र की जो स्थिति थी वो धीरे धीरे दयनीय हो गई थी। यानी केंद्र से निकलकर यहाँ पर अलग अलग राज्य बन चुके थे। केंद्र के कमज़ोर होने के कारण क्षेत्रीय शक्तियों ने अपने पैर उठाने प्रारंभ कर दिए थे, जिसमें अवध, बंगाल, हैदराबाद, पंजाब, मैसूर, उड़ीसा, यानी आदि क्षेत्रों केंद्र शक्ति के कमज़ोर होने के कारण शक्तियाँ जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में बिखरने लगी और उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये अवध का नवाब, बंगाल का नवाब, हैदराबाद का निज़ाम, पंजाब में रणजीत सिंह, मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान, इस प्रकार से अलग अलग स्वतंत्र राज्यों का निर्माण करने लगे। तो दूसरी चीज़, इसी पीरियड के अंतर्गत भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ। जो विदेशी कंपनियां थीं, विदेशी कंपनियों का भारत में आने का जो मेन मोटिव था विदेशी कंपनी का, वो व्यापार करना था। विदेशी कंपनियों में सबसे पहले जो कंपनी आई थी वो पुर्तगाली कंपनी थी। पुर्तगाली कंपनी 1498 ईस्वी में। दूसरी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी। इसके बाद तीसरी डच कंपनी 1602 ईस्वी। चौथी कंपनी फ्रांसीसी कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी 1664 ईस्वी में आई। तो ये कंपनियों ने भारत में दस्तक दी। इसका मेन कारण था कि उस समय भारत की स्थिति जो थी, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी और जो कंपनियां थीं वो भारत में व्यापार करना चाहती थीं। इसलिए सबसे पहले जो कंपनी में, जो पुर्तगाली कंपनी का जो वो था
जो हेड जो आया वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, वो 1498 ईस्वी में कालीकट में आया, कालीकट, जो केरल में है, ये केरल के दी आया और इसने सबसे पहले एक समुद्री मार्ग की खोज की। यानी इस कंपनी ने अपने कार्यालय कोचीन, गोवा, मछलीपट्टम, हुगली आदि क्षेत्रों में अपनी किलेबंदी और स्थापित की। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और ये उस समय आई थी जिस समय अकबर का पीरियड था और उन्होंने भारत में जेम्स प्रथम ने इसको भारत भेजा था। ये 15 साल के लिए आई थी, लेकिन कंपनी का चार्टर फिर बाद में बढ़ा दिया गया था और कंपनी वो धीरे धीरे यहाँ पर अग्रसर होने लगी। डच कंपनी 1602 ईस्वी में आई, 1602, लेकिन इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं रहा। डच कंपनी ने भी अपने कार्यालय स्थापित किए, व्यापारिक जो किले स्थापित किए और इस प्रकार से कंपनी का जो एक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था वो व्यापार करना था, लेकिन वो भारत के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद फ्रांसीसी कंपनी जो 1600 ईस्वी में 1664 ईस्वी में वो भारत में आई, उसने अपने कार्यालय यहाँ पर कोचीन, हुगली, बंगाल, उड़ीसा, कलकत्ता और ये मुंबई आदि क्षेत्रों में अपनी कंपनी स्थापित की और यहाँ पर इसका पहला जो वो आया था, गवर्नर जो था, डायरेक्टर जनरल जो था, जो जिसका नाम था अल्बुकर्क और डायरेक्टर जनरल एक डुप्ले था। जो फ्रांसीसी कंपनी का जो पूरी तरह से उसको कंट्रोल करने वाला जो डुप्ले था, डुप्ले ने भारत में कई युद्ध लड़े और ये कंपनी को, यानी फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी को आपस में जूझना पड़ा। यानी एक दूसरे के किलों को अपने अधीन करना चाहते थे और अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। इसलिए कंपनी जो थी वो बाद में, सबसे बाद में जो कंपनी इंडिया से गई वो पुर्तगाली कंपनी थी, क्योंकि जो गोवा है वो 1961 में आज़ाद हुआ है भारत से। गोवा 1961 में भारत से आज़ाद हुआ था, तो ये कंपनी 1961 तक भारत में रही थी। इसके बाद जो फ्रांसीसी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सबसे ज़्यादा रोल हमारे देश के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का रहा है। जो कंपनी ने भारत में 1947 तक ये भारत पर शासन करती रही। यानी कंपनी जो आई थी वो व्यापार के लिए आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन कंपनी का जो नेचर था, जो उसका स्वरूप था, वो प्रारंभ में तो फ्लेक्सिबल था, उदार था, लेकिन धीरे धीरे कंपनी रिजिड होने लगी, कठोर होने लगी और उसने अपना रूप परिवर्तन करके वो राजनीति में दखलंदाज करने लगी। यानी उसने पॉलिटिलाइजेशन भारत के अंतर्गत एक राजनीतिक गद्दी के रूप में और एक इम्पीरियलिज्म, कॉलोनिज्म के रूप में भारत के अंतर्गत पदार्पण किया। यानी वो साम्राज्यवाद स्थापित करना, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद। देखिए साम्राज्यवाद किसे कहते हैं यहाँ बताना चाहूँगा। इंग्लिश में इम्पीरियलिज्म बोलते हैं जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश पर उसकी राजनीतिक व्यवस्था पर अधिकार कर लेता है, उसे साम्राज्यवाद कहते हैं।
और उपनिवेशवाद भी इक्वल है, लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंट है। उपनिवेशवाद से हमारा तात्पर्य जब कोई सर्वोच्च शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश की अर्थव्यवस्था को अपने अधीन कर लेता है, उसे उपनिवेश कहते हैं। क्योंकि भारत को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना उपनिवेश बनाया था, क्योंकि ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि उसका सूर्य अस्त नहीं होता था कभी, उसका चमकता रहता था। क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत जो ब्रिटेन जो था, यूके, यूनाइटेड किंगडम, वो पूरे वर्ल्ड में एक साम्राज्यवादी देश था। यानी स्पेन के 13 उपनिवेश, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी उसने अपना उपनिवेश बना रखा था। यानी अमेरिका भी ब्रिटेन के कब्जे में था। 1776 में जब अमेरिका की क्रांति हुई थी तो वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन चलता था अमेरिका में। लेकिन 1776 में क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का वहाँ से सफाया हो गया, धराशायी होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उसे अपने उपनिवेश उनको सौंपने पड़े। और इस प्रकार से भारत के अंतर्गत, यानी भारत को वो एक शक्तिशाली उपनिवेश देखना चाहते थे, क्योंकि भारत में 1947 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन रहा था भारत के अंतर्गत। यानी 1947 तक भारत जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक उपनिवेश रहा था। इसके बाद भारत के अंतर्गत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की